हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर्स बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं मानसिक योग्यता के मॉडल पेपरों का डिस्कशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां होती हैं जिनको आपको भरना होता है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, आपसे यहां पर पूछा गया है रोल नंबर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपना रोल नंबर मुझे यहां पर फिल कर देना है। और रोल नंबर जैसे मान लीजिए आपका नंबर दिया गया है 532146, तो फटाफट हमने रोल नंबर लिखा। अब क्या करना है, मुझे नीचे लिखा हुआ है परीक्षार्थी का नाम। आपको लिखना है बेटा यहां पर अपना नाम, जो नाम आपका है। मान लीजिए आपका नाम है अंकित, आपका नाम है अंकित, तो यहां पर आप लिख सकते हैं अपना नाम। आपका नाम है अंकित, आपने यहां लिख दिया अंकित। जो भी आपका नाम है वो आपको यहां पर लिख देना है। इसके बाद में नीचे पूछा है मेरे प्रिय छात्र, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, मतलब यहां पर आपको करना है साइन। यहां पर आपको अपना साइन करना है, तो फटाफट यहां पर करते हैं साइन और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण काम है, वो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है। वो कह रहा है परीक्षार्थी के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद आपको जाना है अपने प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानसिक योग्यता के अभ्यास प्रश्नों को। आपके सामने यहां पर आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। और पहले हम देखेंगे यहां पर है भाग 1। और भाग 1 में हमसे क्या पूछना चाह रहा है, पहले तो हम वो जानना चाहेंगे। भाग 1 में हमें बताना होता है क्या, कि 3 आकृतियां दी गई हैं और ये 3 आकृतियां आपस में सिमिलर हैं, 3 समान होंगी, एक जो है डिफरेंट होगी, और उसी डिफरेंट वाले को आपको अपना आंसर करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए एक साइड में ट्रायंगल है, एक साइड में जो है वो आपका स्क्वायर है। एक साइड में ट्रायंगल है, एक साइड में स्क्वायर है, एक साइड में ट्रायंगल है, एक साइड में क्या है, स्क्वायर है। बट यहाँ की अगर हम बात करें तो आप देखो ये दोनों के दोनों एक ही साइड में आ गए बच्चे। तो हम कहेंगे यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है, डी है। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चे हम, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 2। जो हमारा क्वेश्चन दिया है ये है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे सामने क्या दिया है, आप देखिए। ये हमारे पास देखिए यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक हमारे पास खाली है, इसमें भी एक खाली है, यहाँ पर इसमें भी एक खाली है। लेकिन इसमें देखिए पूरी की पूरी लाइनें जो है कंप्लीट हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको डिफरेंट क्वेश्चन को सर्च करना है, जो देखने में अलग हो वही आपको बताना है। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। फिगर को आप ध्यान से देखिए ना, तो आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। फिगर को आप ध्यान से देखिए तो आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। कैसे बता पाएंगे, देखिए यहाँ पर कितने हैं हमारे पास यहाँ पर डॉट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3। तो 3 जगह पे जो है, 3 जगह पे जो है आपके सामने ऑड नंबर में डॉट दिए गए हैं, ऑड नंबर में डॉट दिए गए हैं। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, इवन नंबर में डॉट दिए गए हैं। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। यहाँ का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखिए ये ए और सी, ए सी, ए के बाद में बी आता है और बी के बाद सी आता है। डी आया, डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। जी एच, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, फिर आता है आई। यहाँ जे और जे के जस्ट बाद में आता है के। तो हम कहेंगे यहाँ का राइट आंसर क्या होगा, डी। लॉजिक क्या है बच्चे, लॉजिक ये है कि सभी में क्या किया गया है, एक एक लेटर छोड़ के लिया गया है इसमें, जबकि तुरंत बाद वाला ले लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है भाग 2। भाग 2 की बात करेंगे। और आप जानते हैं भाग 2 में हम क्या करते हैं, भाग 2 में हम सिमिलर आकृति को चुनते हैं, समरूप आकृति को चुनते हैं। तो आइए देखते हैं भाग 2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर इसमें सर्किल दिया है, तो सर्किल के बेस पे बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि सर्किल तो सब में है, लेकिन सर्किल ऊपर की तरफ होना चाहिए, ये हमें देखना है। सर्किल ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये बीच में आया है, नहीं हो सकता। ये बीच में आया है, ये भी नहीं हो सकता। ये हमारे पास हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये ट्रायंगल की वजह से ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट होगा। तो यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा यहाँ का राइट आंसर, यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है
क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 6। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो दिया है वो क्या दिया है, 6 दिया है। आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास देखिए ये फिगर है, इस तरीके से ये ऐसे गया है। हमें क्या करना है यहाँ पर हमें क्या करना है, सिमिलर फिगर बताना है। इस तरीके से ये आया, लेकिन इसमें दोनों चोंच ऊपर चली गई। इसमें देखिए इस तरीके से ये आया है, बेकार है। इसमें भी इस तरीके से आया, बेकार है। तो यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या राइट आंसर होगा यहाँ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है जरा देखिए। यहाँ पर सभी में डॉट देखिए आमने सामने है, सब डॉट आमने सामने है। और डॉट यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 8 डॉट आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे 8 आए हुए, 1 2 3 4 5 ये और ये 9 डॉट है। सभी में डॉट होना चाहिए, कोई खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो बीच में नहीं था एलिमिनेट, यहाँ पर सब जगह है, हाँ है, इसमें बीच में नहीं है एलिमिनेट। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8 और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कि यहाँ का राइट आंसर क्या होने वाला है। हमें ये देखना है, सर्किल अंदर लेना है। सर्किल देखिए इसमें एक ही सर्किल आया है, बेकार हो गया। ये दो लाइनें दूसरे को ओवरलैप लाइक दिस करनी चाहिए, लाइक दिस कर रही है। ऊपर देखो, ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये लाइन पीछे, ये लाइन आगे, ये थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी सी बड़ी है, सब में थोड़ी सी बड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ का राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा देखिए भाई, कहीं ना कहीं अंतर तो होगा ही, हाँ है। ये लाइनें देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बोलो यस है या नहीं है। तो यहाँ पर दोनों लाइनें बराबर है, हाँ है। क्या इसमें बराबर है, नहीं सर। क्या इसमें बराबर है, नहीं सर। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू, ए। क्या होगा मेरे बाबू, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। और अगला हमारा है भाग 3। भाग 3 में क्या करना है, भाग 3 में हमें जो है यहाँ पर आकृति को फिल करना होता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, उत्तर आकृति का पता लगाइए और बिना आपको डायरेक्शन परिवर्तन किए आंसर करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या फिगर आएगा। देखो ये फिगर तो वहां पे सेट होना नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्शन रोटेशन करना नहीं है। ये वाला भी नहीं होगा, होगा वही जो इस कोने से निकल रहा होगा, और ये दोनों इस कोने से निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो 3 लाइन गई हैं और इसमें 2 लाइन गई हैं। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। क्या सही होगा मेरे बच्चे, इसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताना है यहाँ का राइट आंसर क्या आएगा। तो ये फिगर कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। यहाँ पर देखिए ये वाला भाग जो है थोड़ा सा ऊपर है और ये उंगली नहीं बन पाएगी। तो हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। यहाँ पर देखिए सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता और डी 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 भी नहीं हो पाएगा। ये वाला भाग देखेंगे नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चे, 10 का राइट आंसर होने वाला है बी। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 11। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें इस वाले पार्ट को फिल करना है। पहली बात तो एक लाइन ऊपर से ऐसे आनी है, सभी में आ रही है। ये और ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, इसमें आनी, लेकिन ये लाइन एकदम लास्ट तक जानी है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए करोगे आप, क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप देखिए इस पार्ट को कंप्लीट करना है तो ये लाइनें ऐसे आएंगी। पहली बात तो ऐसे तो आनी है, ठीक है, ऐसे आनी है। देखो इसमें ऐसे आई है, इसमें ऐसे आई है, क्या नहीं आई है, इसमें आई है, क्या नहीं आई है, इसमें है, नहीं है। तो हम कहेंगे 12 का जो राइट आंसर होगा बाबू वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 12 तक के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच चुके हैं भाग 4 पे। भाग 4 में क्या करना होता है, भाग 4 में साफ साफ लिखा है यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करना होता है। और ऐसे प्रश्न आप कई बार लगा चुके हो श्रृंखला को पूरा करने वाले। ठीक है, कैसे, इससे ये वाला फिगर बनता है, फिर इससे ये वाला बनता है और फिर इससे ये वाला बना के आपको उत्तर बताना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सर्किल इतना दिया हुआ था, फिर उन्होंने उसे को और आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने यहाँ तक बढ़ा दिया। अब सर्किल कंप्लीट होना चाहिए। पहली बात तो सर्किल क्या होना चाहिए, कंप्लीट। एरो की बात करो, एरो चल रहा है, यहां से इस डायरेक्शन में चला गया, फिर इस डायरेक्शन में चला गया, अब नीचे ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए,
क्या यहाँ नीचे है? नहीं है। क्या यहाँ नीचे है? हाँ है। यहाँ है? नहीं है। तो हम कहेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चे ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ क्या बना हुआ है। देखिए जरा यहाँ से यहाँ क्या बना हुआ है। तो यहाँ से यहाँ ये रोटेट कर रहा है अपनी प्लेस को, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ब्लैंक हो जा रहा है। अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, बट कलरफुल जाएगा। कैसा जाएगा? कलरफुल। ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए खटाखट। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी, सॉरी सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। उम्मीद करते हैं यहां तक चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए जो राइट आंसर है हमारा वो क्या है? सी है। हम बढ़ रहे हैं आगे। अब आप यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हम क्या करेंगे, यहां से हमारे पास कितने सर्किल इंक्रीज हुए हैं? तो आप कहोगे सर +2 सर्किल इंक्रीज हुए हैं, यस या नो? +2 हुए हैं। यहाँ पर सर कितने बढ़ गए? यहाँ पर हो गए, देखिए कितने हो गए? 5 हो गए। तो फिर कितने बढ़ गए? +2 बढ़ गए। मतलब सर +2 सर्किल बढ़ रहे हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर हम +2 सर्किल करके देखें, अगर हम +2 सर्किल करके देखते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 करेंगे तो यहाँ पर होने चाहिए 5 to 7। कितने होने चाहिए? 7। अब 7 है क्या? 7 तो भाई सब में है, 7 तो भाई सब में है, लेकिन 7 होने चाहिए। तो हो कैसे रहा है? देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नीचे जा रहा है, ये साइड में जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। आंसर होगा इसका डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होने वाला है बच्चे डी। डी इसका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है। देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक तीर है और एक ये बिंदी है। तो तीर अपने से पीछे खिसक रही है और ये बिंदी उससे आगे खिसक रही है। फिर तीर क्या कर रही है? देखिए इस साइड में थी, फिर इस साइड में, अब ऊपर को हो गई। अब ये इस साइड में तीर जाएगी। पहली बात, क्या सभी में इधर जा रही है? नहीं सर, सभी में तो नहीं जा रही है। अच्छा, ये अपना स्थान भी बदल रहे हैं, इस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने। अब नीचे जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो ये एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में देख लो, अब ये यहां पर है, ये थोड़ा सा आगे और जाएगी। ये थोड़ा सा आगे और जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कौन सा आंसर होने वाला है। हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ए और बी में से। तो ये वाला हमारे पास इस साइड में है, ये आंसर नहीं होगा बी। यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे? 16 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला हमारा जो भाग है वो है भाग 5। हम पहुंच चुके हैं भाग 5 पे और हम इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप चीजों को अच्छे से समझते रहिएगा। हमारा जो ये भाग 5 है ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। भाग 5 में हम कैसे प्रश्नों को बनाते थे, हमें वो भी समझना है यहाँ पर कि भाग 5 में हम कैसे प्रश्नों को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, देखिए क्या भाग 5 में यहाँ पर कह रहा है कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है इसी तरीके का संबंध दूसरे सेट के साथ है। मतलब पहली और दूसरी आकृति में कोई रिलेशन है, इसी रिलेशन को हमें देख के अगले वाले में उत्तर हमें बनाना है। कैसे? जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन इन दोनों में होगा, वो रिलेशन को हमें समझना है और फिर हमें इसका आंसर करना है। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास ये फिगर है और ये फिगर ब्लैक से व्हाइट हो गया। तो ये ब्लैक से व्हाइट होगा, पहली बात तो ब्लैक से व्हाइट होगा, सब में व्हाइट हो गया, बहुत बढ़िया। ये तीर ऊपर नीचे जा रही थी, बोलो यस, ऊपर नीचे जा रही थी। ये हो गई लेफ्ट राइट में, तो ये इस साइड में जा रही है तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल ऐसे होना चाहिए, ऐसे। इसका उल्टा होना चाहिए, ऐसे। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें तो वैसे ही है जैसे उसमें है। तो आंसर क्या होगा इसका? क्लियर हो गया। पहले दो का रिलेशन देखा और तीसरे में लगा दिया। यहां से अगर हम 18 से 17 जाएं, 17 से 18 जाएं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सर्किल देखिए साइड में आ गई और जो नीचे तीर था वो ऊपर हो गया। तो जो नीचे है ये ऊपर होगा, पहली बात तो ये नीचे था जो वो ऊपर होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। और जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए साइड में हो रहा है बीच वाला, ये बहुत बड़ा सा हो गया।
यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है जबकि नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा यहाँ का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 19। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हो क्या रहा है, देखो ये जो छोटे छोटे सर्किल हैं ये अंदर हो गए, जहां थे वही अंदर हो गए। अब ये जहां पर है वही अंदर हो जाएगा लाइन में, सारे के सारे अंदर होने चाहिए, सारे के सारे अंदर होने चाहिए। तो यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां से देखिए हो क्या रहा है, ये जो पार्ट है ये सर्किल के केवल ऊपर ऊपर वाले पार्ट बचे हैं, ऊपर ऊपर का हल्का हल्का बचा ऊपर का। तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल का भी ऊपर ऊपर का पार्ट ले लेना है। तो ऊपर ऊपर का पार्ट लेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा क्या, नहीं ये तो नहीं आएगा। हाँ, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता था, लेकिन ऊपर 3 थे नीचे नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये तो उल्टा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जो हम राइट आंसर करने वाले हैं वो क्या होगा हमारा डी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम बात करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन की। तो आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे, हमारे पास है भाग नंबर 6। अगला भाग जो हमारे पास है वो कौन सा है, भाग नंबर 6 है। यहाँ पर क्या है, त्रिभुज है, वर्ग है और वृत्त है। यहाँ पर हमें दर्शाया गया है और ABCD में हमें दर्शाया गया है और बताना है ज्यामितीय आकृति को, सर्किल, स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसी के बेस पे हम यहाँ पर उत्तर बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसको फिल करना है, इसके लिए फिल करने के लिए चाहिए। तो ये फिल करेगा नहीं, ये फिल करेगा नहीं, ये फिल नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, 21 का राइट आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 22। अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है। और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें फिल करना है इस वाले भाग को, इस वाले भाग को फिल करना है। तो ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा इसमें है, हाँ है। इसमें ये वाला भाग ज्यादा लंबा हो रहा है, एलिमिनेट कर दो। ये वाला भाग हमारे पास जाएगा, हाँ जा सकता है। बट ये पीछे का भाग जो है, देखिए पीछे वाले भाग को थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो हम कहेंगे यहाँ पर 22 का ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये नीचे वाले पोर्शन के लिए एरर है। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में क्या आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको बच्चे कुछ ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना लेंगे अगर कुछ बच्चे, या हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भाई आ जाए, ऐसे आ जाए। तो हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। ये नोक जाएगी, ये नोक बहुत ऊपर जा रही है, ये नोक और ही ऊपर जा रही है, और ये नोक और ये बराबर है। ठीक है, ठीक है। बट यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास इस लाइन की लेंथ भी कम है और यहाँ पर भी कुछ ज्यादा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या बच रहा है इसका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24 और आपको बताना है 24 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है, ये ऑप्शन भी बेकार है और हमारे पास ये ऑप्शन भी जो है वो बेकार है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। मुझे क्या करना, ए आंसर होगा। मुझे क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, इसको मिलाना है और फिगर कंप्लीट हो जाए। वो फिगर एक रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है और आपका स्क्वायर और ट्रायंगल बन सकता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट भाग की, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं और ये हमारा पार्ट है नेक्स्ट, जिसमें हम करते हैं वाटर और मिरर। तो यहाँ पर हमारे मिरर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मिरर के क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या है, दर्पण के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में ये दो एरो हैं, ये एरो इस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी एरो, और ये एरो हो जाएगी इस साइड में। तो हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। ये होगा नहीं, ये वाला एरो वैसे ही बने हुए हैं, ये भी वैसे बने हुए हैं। तो आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन मूव करेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या आएगा।
देखिए ये वाला भाग ट्रायंगल जो है इस साइड में चला जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, इसमें ऊपर चला गया इसलिए एलिमिनेट हो गया। तो हम कहेंगे यहाँ का जो राइट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा, डी होगा। यहाँ का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ का राइट आंसर है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आप देखोगे कि अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 29। क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27। ये काला वाला भाग इस साइड में चला जाएगा, बोलो यस। तो काला वाला भाग उस साइड में है, नहीं है, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है और इसमें इस साइड में है। तो हम कहेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। लिखा है राम। इस राम को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो आर इस साइड आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट, वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट भाग की तरफ। ये भाग देखिए थोड़ा सा ऊपर आ गया है, कोई बात नहीं। ये भाग है हमारे पास 8, भाग 8 की हम बात करने वाले हैं। तो आप फटाफट तैयार हो जाएंगे भाग 8 के लिए। और भाग 8 में करेंगे क्या, तो आप जानते हैं कागज के टुकड़े को कट करना है, पहले फोल्ड करना है, फिर कट करना है, पहले मोड़ना है और फिर काटना है, फिर हमें उसे ओपन करना है। तो हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 29। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की और आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट है, इधर कट हुआ, इधर 2 यहाँ पर सर्किल आए हैं। तो फोर्थ पार्ट में 2 है, टोटल 8 होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास 8 हैं, देखते हैं इसमें भी 8 है, बट ये वाला इस कोने में आ रहा है तो नीचे भी नहीं आएगा, नीचे भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 30। तो आप एक बार ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पेपर कट हुआ है, नीचे से यहाँ से फोल्डिंग हुई है, इस साइड से फोल्डिंग हुई है और ये फिर इस साइड में गया और यहाँ पर 5 और 1 6 सर्किल यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये 5 इधर है, तो ये 5 पहली बात तो इधर भी होंगे, तो ये 5 5 10 होने चाहिए। ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ और ये एलिमिनेट हुआ। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं 30 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 31 और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या आएगा। देखिए ये इधर को फोल्ड हुआ, इधर को इधर, और ये कट मारा गया। अब हमें इसको देखना है कौन सा राइट आंसर बनेगा। ये बीच वाले कट को अगर हम ध्यान में रखें तो ये कट जो है वो यहीं पर होना चाहिए, जहां पर है वहीं पर ये कट होना चाहिए। क्या इसमें वो कट है, लेकिन बहुत बड़ा सा। इसमें वो कट है ही नहीं है, वो कट अंदर की तरफ वाला इसमें है नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो सी आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 32। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 32। यहाँ पर देखिए ऊपर तरफ फोल्ड किया गया, इस साइड 1/4 पार्ट आ गया, फिर इसमें एक दिया बनाया गया। तो ये दिया जब इस साइड बनेगा तो यहाँ पर बनेगा, फिर ये दिया जो है वो नीचे साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 दिया होने चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 दिया होने चाहिए और वो चारों दिशाओं में साइड में जाना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, ये इस साइड जा रही है, 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 लेकिन ये कोने में जा रही है। और ये दिया कहाँ जा रही है, देखो साइड की तरफ जा रही है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये तो पहले से एलिमिनेट है, बीच में दिया आ रही है। और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसमें दिया का फेस अंदर की तरफ हो गया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा जो है ये भाग हमारे पास कितना है, 9 है। अगला जो हमारा भाग है वो कौन सा है, भाग 9 की बात करेंगे। और भाग 9 में क्या आता है, यहाँ पर हमें क्या करना है, उस आकृति का चयन करना है जिसमें समस्या आकृति के कटआउट से बनाया गया है। मतलब हमें यहाँ पर फिगर को ज्वाइंट करके आकृति का निर्माण करना है, फिगर को ज्वाइंट करके आकृति का निर्माण करना है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 33। आपको बताना है 33 का राइट आंसर क्या होगा। 2 ट्रायंगल के अंदर 2 बिंदी आएंगी, ये एलिमिनेट हो गया। हाँ, यहाँ 2 बिंदी तो आई है बट सर्किल नहीं आया है। यहाँ सर्किल तो आया है बट ये हमारे पास स्क्वायर नहीं आया है। और ये ऑप्शन ऐसा है बी, जिसमें सभी के सभी चीजें मैच कर रही हैं।
तो हम कहेंगे यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 34। और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 34। और 34 का अगर हमें राइट आंसर देखने की जरूरत है तो देखिए ये एक लंबा सा पूरा होना चाहिए, हाँ इसमें है, ये वाला कट और ये होना चाहिए, लेकिन ये वाला कट आप देखो यहाँ सीधी लाइन में आया है और यहाँ टेढ़ा हो गया तो ये एलिमिनेट हो गया। इसमें सीधा है, हाँ इसमें सीधा है, इसमें बहुत ही ज्यादा गैप हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। इसमें 1 2 3 4 पार्ट हो गए जबकि हमारे पास 3 ही पार्ट है, तो हम कहेंगे यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 34 के लिए जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कितने पार्ट दिखने चाहिए भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट दिख रहे हैं। 35 के लिए 4 5 दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1, ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, इलिमिनेट है। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग हमारे पास देखिए उस तरह का कट नहीं बन पा रहा है, बन जाएगा ये वाला कट, हाँ। तो 1 2 3 4 पार्ट होने चाहिए भाई। ये वाला पार्ट हमारे पास ये हो जाएगा, ये छोटू वाला पार्ट ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके अंदर हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये वाला जो टर्न है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट है, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार आप अंतर जरूर देखिएगा ए और सी में, दोनों में क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसका आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 36। आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट है और सर्किल तो होना ही है, होना है, तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, देखो एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो हमारे पास यहाँ 36 का राइट आंसर पूरा का पूरा बनने का चांस है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल मेरे पास है क्या, ये वाला ट्रायंगल है, हाँ यहाँ पे तो है, बट यहाँ पर 1 2 3 4 भाग तो आ रहे हैं, बट ये 2 ट्रायंगल नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे इसका एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 भाग आ रहे हैं, एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 36 का ए। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। और आगे बढ़ेंगे, अगला हमारे पास भाग है, भाग बोलेंगे इसे 10। नेक्स्ट भाग हमारे पास है भाग 10 और हम बढ़ते हैं आगे। हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर करना क्या है, पहले फटाफट आप ये देखेंगे, उत्तर आकृतियों में उस आकृतियों को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी है या सन्निहित है या हमारे पास क्या है, एम्बेडेड है, हिडन फिगर है, उसे हमें फर्स्ट क्या करना है, सर्च करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 37 को बताना है ये फिगर कहाँ मिलेगा। तो अगर हम देखें तो ये फिगर हम अगर यहाँ से ऐसे आ जाएं, यहाँ से ऐसे आ जाएं, बहुत पतला हो गया, यहाँ से ऐसे आ जाएं, फिर यहाँ से ऐसे आ जाएं और फिर यहाँ से ऐसे नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऊपर से नहीं आ पा रहे हैं, इसमें हम ऊपर से आ पा रहे हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से देखो, अच्छा ऐसे देखा, ऐसे आए, फिर ऐसे चले गए और फिर ऐसे चले गए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को आकृति आपकी मिल जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 38। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 38 वाला फिगर कहाँ छिपा है, क्या यहाँ पर है, हाँ है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, लेकिन बहुत बड़ा सा है। छोटे में देखते हैं, क्या कहीं छोटे में मिलेगा क्या, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें देखते हैं क्या इसमें है क्या, हाँ सर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो यहाँ का जो राइट आंसर करोगे आप 38 का ऑप्शन नंबर डी करोगे, ऑप्शन नंबर ए आप नहीं करोगे। ए में है तो, बट वो बहुत बड़ा सा फिगर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 39। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा। छाता को सर्च करना है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। छाता कहाँ है भाई, देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये वाला भाग जो है ऐसे मिल जाएगा, ये वाला भाग ऐसे मिल जाएगा, और हमें क्या चाहिए था, ऐसे और ऐसे चाहिए था, और एक लाइन चाहिए थी ऐसी। तो 39 का हम कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या है, सी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 में ये 2 ट्रायंगल हमें सर्च करने हैं, इसमें 2 ट्रायंगल हैं क्या, है, लेकिन उस तरीके से नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखें कहाँ पर, तो ये वाले 2 ट्रायंगल हमें देखने को मिल जाएंगे बच्चे, ये वाले 2 ट्रायंगल देखने को मिल जाएंगे, और तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या है बच्चे, सी है। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने डिस्कस कर लिया। इस पार्ट में बस इतना ही।
वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं अपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हल को। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? सभी का योग कर लीजिए और जितने भी संख्याएं उससे भाग दे दीजिए। आइए सभी का योग करते हैं। कितनी संख्याएं? 2, 4, 5, 5 संख्याएं हैं। सभी का योग करते हैं। 50, 20, 40, 15 और 10। 5, 5 और 2 7 और 4 11 और 1 12 और 1 13, 135। अब क्या करें? 135 को किससे भाग दे दे? 5 से भाग दे देते हैं। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि औसत कितना आ गया? 27 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। औसत ज्ञात कैसे करते हैं? सभी का योग कर देते हैं और जितनी भी संख्या है उससे भाग दे देते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बीस किलोग्राम गेहूं का मूल्य 1600 रुपए है, तो 50 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, तो आपको सबसे पहले एक का निकाल लीजिए, फिर 50 का निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि 20 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितने रुपए है? 1600 रुपए। तो 1 किलोग्राम का कितना होगा? 1600 बटे 20। 0 से 0 कट गया, 2 अट्ठे 16, यानी कि 80 रुपए। तो 50 किलोग्राम का कितना होगा? आप कहेंगे 50 गुणा 80, 0 0 8 पंजे 40, यानी कि 4000 रुपये होगा। 50 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना होगा? 4000, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहले 1 किलोग्राम का निकाल लीजिए, फिर 50 किलोग्राम का निकाल लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, संख्या 1825 के हजार अंकों के स्थानीय मान और इकाई के अंक के स्थानीय मान के अंतर। हजार अंकों में कितना हुआ? 1000, और इकाई का अंक कितना हुआ? 5। इसमें अंतर कितना आएगा? आप कहेंगे 995। कितना आएगा? 995। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 1000 का स्थानीय मान 1000 अंकों तक 1000 होगा और इकाई का 5 होगा। 1000 में से 5 घटाएंगे, कितना होगा? 995। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा क्वेश्चन, अंक 4 5 0 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कर। तो किससे बनने वाली? 4 5 0 और 3। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 4 3 और 0। सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 3 0 4 5। इनका योग ज्ञात करना है। तो 5 4 और 3 7, 4 और 5 और 3 8, 8475। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कितना योग होगा? 8475 इसका योग होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 30 20 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले जितनी भी संख्याएं हैं 12 30 20 और 60, उसका लासपा निकालेंगे। फिर लास्ट में आखिरी में जो लासपा है उसमें 4 को जोड़ देंगे। जब भी कहे प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे, उतना क्या कर दें? लासपा में जोड़ दें। तो आइए 12 30 20 और 60 का निकालते हैं। 12 30 20 और 60 का लासापा निकालते हैं। 2 से कटेंगे, 2 छंग 12, 2 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30। 5 से काटेंगे, 5 6 हो जाएगा, ये तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 3 दूनी 6।
2 से काटेंगे 1 1 1 और 1, कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, कितना आया आपका लासपा आया आपका 60। लासपा कितना आया, आप कहेंगे लासपा आया आपका 60। अब क्या करें, 60 में कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 60 में कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें, यानी कि 64 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 64, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। जब भी आपसे कहे प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे तो लासपा निकाल के वो संख्या क्या कर दें, आप जोड़ दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा क्वेश्चन, सरल करना है तो ये होगा 4 माइनस के 5/4 गुणा 6/15, भाग को गुणा में बदल लो, कितना हो जाएगा 3/1, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, तो माइनस 15/10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, माइनस 3/2, यानी कि माइनस तो नहीं, माइनस के 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, तो अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना, माइनस के 1 सही 1/2, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, माइनस लगा देना, माइनस के 1 सही 1/2 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, 1 सही, माइनस के 1 सही 1/2। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन, ₹30 अंकित एक पुस्तक 15 रुपए में बेची जाता है, छूट की दर याद की। तो छूट क्या होती है, ये आपकी अंकित मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। तो छूट क्या होती है, छूट होती है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मूल्य विक्रय मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना है 30, विक्रय मूल्य कितना है 15, तो छूट कितने की हो गई, आप कहेंगे छूट होगी 15 रुपए की। अब छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, छूट प्रतिशत निकालते हैं, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाली जाती है, बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणा 100। छूट कितने की, 15 रुपए की, अंकित मूल्य कितना है 30 रुपए का, गुणा 100, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 50% की छूट होगी। कितने प्रतिशत की छूट हुई, 50%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। छूट कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना है 30 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 15 रुपए, छूट कितने की आएगी 15 रुपए की। छूट प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, जैसे लाभ और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, छूट प्रतिशत हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100, तो कितना आया 15, 50%, कितना आया 50%। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। 8वां क्वेश्चन, फोर एक्स माइनस 5x प्लस 6 में से 3x माइनस 4x प्लस 8 को घटाइए। आइए घटा लेते हैं, 4x माइनस 5x प्लस 6 में से किसको घटाएंगे, 3x माइनस 4x प्लस 8। तो जब 4x में से 4x माइनस 5x प्लस 6, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट को जब हटाते हैं तो अंदर वालों के जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो बदल जाते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। 3x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x है प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 8 है माइनस का 8 हो जाएगा। 4x में से 5x माइनस x प्लस 6, माइनस 3x प्लस 4x, x माइनस 8, x से x कैंसिल, 6 माइनस 8 कितना आ जाएगा -2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो कितना आंसर आया, -2, -2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर।
9th नंबर। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है, 22 और 7। त्रिज्या कितनी होती है, 7 गुणा 7। 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दसवां क्वेश्चन, सबसे पहले इसको क्या करें, ऐड करें, जोड़ लें, उसमें से घटा लें। आइए ऐड करते हैं। 0.01, 0.001, 0.0001, जहां कुछ नहीं है वहां 0 लगा दीजिए। 1110.0। अब इसमें से क्या घटा दें, ये घटा देते हैं। आइए घटा देते हैं, ये तो प्लस करा हमने, तो 0.0111 में से 0.0001 घटाते हैं। एक में से क्या, 0.110.0, 0.0110, 0.0110, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपको ऐड कर देना और फिर क्या कर देना, घटा देना, फिर क्या कर देना, घटा देना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, एक थोक व्यापारी 10 पेन के एक पैकेट के लिए 80 रुपए लेता है, लेकिन वह प्रत्येक पेन को 10 रुपए की दर से बेचता है। एक दुकानदार 57 पेन का ऑर्डर देता है, उसे न्यूनतम कितना भुगतान। देखो कितने का पैकेट है, 10 पेन का एक पैकेट है, 10 पेन का एक पैकेट है। ठीक है, 10 पेन का एक पैकेट है। 57 पेन में कैसे निकालेंगे, आप 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 50 प्लस 7, यानी कि ये 10 के 5 पैकेट बनेंगे, ये 10 के 5 पैकेट बनेंगे, प्लस ये 7 पेन बनेंगे। 10 के 5 पैकेट, एक पैकेट कितने का, 80 रुपए का है, तो 5 पैकेट कितने होंगे, 5 गुणा 80, प्लस एक पेन कितने का, 10 रुपए का, तो 7 गुणा 10, तो 8 पंजे 40, 400 प्लस 70, तो कितना होगा, उसे कितने का पेमेंट करना पड़ेगा, 470 रुपए का। कितने का पेमेंट करना पड़ेगा, 470, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 470 रुपए का उसे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। देखो 57 पेन हो, 10 पेन का एक पैकेट है, यानी कि 10 से भाग दो, 57 को भागफल कितना आएगा, 5 आएगा, 5 पैकेट, और 7 शेष वाला आएगा, यानी 10 के 5 पैकेट बनेंगे। 10 के कितने पैकेट बनेंगे, 10 के आपके बनेंगे 5 पैकेट बनेंगे। ठीक है, एक पैकेट की कीमत 80 रुपए, 5 पैकेट की कीमत कितने, 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपए। 7 पेन बच गए, एक पेन 10 रुपए का, तो 7 पेन 70 रुपए, 400 प्लस 70, 470 रुपए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, सौरभ ने 40 रुपए में एक पेन खरीदा, 30 में बेच दिया, हानि प्रतिशत। 40 में खरीदा, 30 में बेच दिया, आप कहेंगे कितने की हानि हुई, 10 रुपए की हानि हुई। क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, हानि हुई। हानि कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 40 माइनस 30, यानी कि हानि कितनी हुई, आप कहेंगे हानि प्रतिशत निकालना है, फॉर्मूला में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हानि कितनी हुई, 10 रुपए, क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपए, गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटोगे 25, तो 25% की क्या हुई, हानि हुई। कितने की हानि हुई, 25% की हानि हुई, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो आसान है, ये तो यहीं पे किया जा सकता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी, देखो ये है 1010, 1001,
1100 और 1011, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1001, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1001 है। ठीक है, आसान सा है। 1010 है, 1001 है, 1100 है, 1011 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1001 है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 और सबसे छोटी संख्या के बीच क्या अंतर है? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख देते हैं, अंतर निकाल लेते हैं। 9 9 9 9 और 8, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या के बीच में कितना अंतर है? आपका 8 और 4 बार 9। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने धन का 60% पुस्तकों पर खर्च करता है। ज्ञात कीजिए उसके पास कुल कितनी राशि थी यदि उसके पास कुल 1300 रुपए थे। एक विद्यार्थी अपने धन का 60% पुस्तकों पर खर्च करता है। ज्ञात कीजिए कि उसके पास कुल कितनी राशि बची। अच्छा, कुल कितनी राशि बची यदि उसके पास 1300 थे। 1300 थे, 60% पुस्तकों पर खर्च कर दिया, तो बचे कितने? आप कहेंगे 40% बचे। या तो एक काम करिए, आप 1300 का 60% निकाल लीजिए और 1300 में से घटा लीजिए। या आप ऐसे सोचें कि 1300 में 60% खर्च कर दिया, बचे कितने? 100 में से 60, यानी कि 40% बचे। यानी कि बचे कितने हैं? 60% खत्म कर दिए, तो बचे कितने हैं? 40% बचे हैं। तो 1300 का 40% निकालेंगे तो कितना हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 0 4 3 12 से लगा 1 4 और 1 4 5, यानी उसके पास 520 रुपए बचे होंगे। 520 रुपए बचे। दूसरा तरीका क्या है? 1300 का 60% निकाल लीजिए, फिर जो भी आंसर आए उसको 1300 में से घटा दीजिए, उतने उसके पास बचे होंगे। या फिर आप 60% खर्च करें, 40% बचे, 1300 का डायरेक्ट 40% निकाल लीजिए, 520 रुपए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन। उसके पास कितने रुपए बचेंगे? उसके पास 520 रुपए बचेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आसान है। देखो यहाँ पे गुणा में सब में 0 लिखा हुआ है, तो आंसर कितना आएगा? 0, यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17वें क्वेश्चन की ओर। सरल करना है तो बहुत आसान है, पहले इसको भाग दो 100 प्लस ये कितना होगा? ये आपका हो जाएगा 100 गुणा 3, तो 100 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 400। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कितना होगा? 400 क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां, क्या कह रहा है? 5.08 प्राप्त करने के लिए 535.88 और 38 के योग से कौन सी संख्या घटानी चाहिए? तो आपको क्या करें? इन दोनों के जोड़ में से ये वाली संख्या घटा दें, तो आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, 535.88 और 38, 8 8 8 5 13 से लगा 1 3 और 1 6 और 1 7, 573.88। अब इसमें से क्या घटा दें? 5.08 घटा देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी कि कौन सी संख्या घटाएं। 5.08 घटा दो, 8 में से 8 गया 0, 8 13 में से 5 गया 8 6, 568.80 घटा दो, 568.80 घटा दो, यानी कि इन दोनों के योग से 568.80 घटा दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 5.08 मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखते हैं कौन सा है। 19,
अंक 0, 6 और 8 से बिना पुनरावृत्ति के बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप कहेंगे 860, सबसे छोटी कहेंगे आप कहेंगे 608। अंतर याद करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 5 और 2 यानी कि 252। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 3 अंकों की, सबसे छोटी संख्या बनाएंगे और उसको घटा देंगे। कितना आया, 252 आया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं, 15 किलो मिठाई से 1/3 किलो के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। आप क्या करें, भाग दे दें, बहुत आसान। 15 को 1/3 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। 3 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा, 15 गुणा 3/1 यानी कि 45। कितने पैकेट बन सकते हैं, 45। यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। आपको सिंपली संख्या बतानी होती है तो भाग दे दें, संख्या बतानी होती है तो क्या कर दें, आप भाग दे दें। तो स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूं ये आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार 20 क्वेश्चन के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका ऑलराउंडर BSS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं हमारे आज के पहले अनुच्छेद के बारे में। जैसे आज का पहला अनुच्छेद, जिसका अगर हम ठीक से अध्ययन करें तो, कल रात गोपाल और उसके माता पिता कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए टाउन हॉल में गए। कहाँ गए, टाउन हॉल में गए। नौकरानी घर पर ही रहती थी। नौकरानी कहाँ रहती थी, घर पर ही रहती थी। आधी रात को 2-4 चोर घर में घुसे। कितने चोर घर में घुसे, 2-4 चोर घर में घुसे। नौकरानी बेडरूम के फर्श पर अकेली सोती थी। चारों ओर उसकी ओर, चोरों ने उसकी ओर देखा। किसने, चोरों ने उसकी ओर देखा और चीजें बटोरने लगे। कुछ देर बाद सीटी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने भागने का फैसला किया। तभी उन्होंने देखा कि महिला वहां नहीं थी। वे तेजी से पिछले दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, दरवाजे को खोला, एक टॉर्च ने उन्हें अंधा बना दिया। किसने, एक टॉर्च ने उन्हें अंधा बना दिया। उन्होंने नौकरानी को चौकीदार के साथ देखा। नौकरानी को किसके साथ देखा, चौकीदार के साथ देखा। उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। उन्होंने चोरों को क्या कर दिया, पकड़ लिया। प्यारे विद्यार्थियों, आप अब इस बात को समझ रहे होंगे कि एक अनुच्छेद है जिसमें एक ऐसी कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है कि कुछ चोर थे जो रात को घर में घुस जाते हैं और फिर वो घर में चोरी करके निकल जाते हैं और लास्ट में नौकरानी और वो चौकीदार के द्वारा चोरों को पकड़ भी लिया जाता है। ऐसी बात इस पूरे के पूरे अनुच्छेद में बताई गई है। अब कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सरल से हैं, अगर आप इसको ठीक से पढ़ोगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है, इसी में से लिखे हुए में से ही आपको उत्तर देने हैं। केवल ये ध्यान में रखना है कि आप अनुच्छेद को ठीक से पढ़ लें। अब देखिए विद्यार्थियों, गोपाल टाउन हॉल कब गया, गोपाल टाउन हॉल कब गया। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कल रात गोपाल और उसके माता पिता कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए टाउन हॉल गए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कल रात कब गए, कल रात कब गए, कल रात, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है कल रात, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर सीधा सा स्पष्ट क्या हो जाएगा, कल रात। क्या हो जाएगा, कल रात, ठीक है, क्या हो जाएगा, कल रात। आधी रात को किसने प्रवेश किया, यहाँ पर चोरों ने। ये देखा ना, चोरों ने, 2 चोर उसके घर में घुसे। कौन घुसे, चोर। आधी रात को घर में कौन घुसे, चोर। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, चोर उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, चोर। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, नौकरानी कहाँ सो रही थी, नौकरानी कहाँ सो रही थी। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नौकरानी जो है वो बेडरूम में सो रही थी। कहाँ पर सो रही थी, बेडरूम में सो रही थी। कहाँ सो रही थी, बेडरूम में सो रही थी। चोरों ने देखा, चोरों ने किसे देखा था, जब हमने अनुच्छेद पढ़ा था तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि चोरों ने नौकरानी को देखा। किसको देखा, नौकरानी को देखा। किसको देखा, नौकरानी को देखा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, 1 नंबर। निम्नलिखित में से क्रिया का चयन कीजिए। आधी रात को 2 चोर घुसे, इसमें से क्रिया क्या है। देखिए विद्यार्थियों, ये व्याकरण कोटि का सवाल है, व्याकरण से पूछा गया सवाल है। इसमें आपको पूछा गया है
क्रिया के बारे में। किसके बारे में? क्रिया क्या होती है? क्रिया का मतलब होता है किसी शब्द के किसी कार्य को हम करते हैं उसका होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य को करना है वो क्रिया कहलाती है। जैसे सुनना, रोना, सोना, देखना, खेलना, दौड़ना, कूदना, हंसना, नाचना, ये सब प्रकार की क्रियाएं होती है। लेकिन इस पूरे वाक्य में आधी रात को दो चोर घर में घुसे, यहाँ पर इन्होंने जो क्रिया की है वो कौन सी की है? घुसना क्रिया की है। कौन सी की है? घुसना क्रिया की है। इस कारण जो उत्तर है वो हो जाएगा घुसे। क्या हो जाएगा? घुसे। घुसे शब्द घुसना क्रिया से बना है। किससे बना है? घुसना क्रिया से। तो ये घुसे शब्द है, ये उसमें उत्तर है जो वो सही हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे अनुच्छेद की तरफ कि दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है। ये अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ बगीचे में बैठे थे। उसका चचेरा भाई देवदत्त बगीचे के दूसरे भाग में खेल रहा था। दो भाई थे, दोनों खेल रहे थे। देवदत्त ने आकाश में कुछ हंस देखे। क्या देखे? कुछ जो हंस थे उनको देखा। किनको देखा? हंसों को देखा। ठीक है ना। जो राजकुमार का नाम क्या है? सिद्धार्थ। उसका चचेरे भाई का नाम क्या है? देवदत्त। ठीक है। एक तीर से उसने उनमें से एक को मार गिराया। उनमें से एक को मतलब हंस को मार गिराया। किसको? हंस को मार गिराया। पक्षी सिद्धार्थ के ठीक सामने जमीन पर गिर गया। पक्षी है वो जो सिद्धार्थ के ठीक सामने कहाँ पर गिर गया? जमीन पर गिर गया। जब आप भी अनुच्छेद को हल करते उस समय जो इंपॉर्टेंट बातें होती है, आपको लगता है यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उन चीज़ों को हाईलाइट कर दीजिए ताकि आपके समय की बचत हो जाए और उत्तर भी सीधा सा निकल जाए। सिद्धार्थ ने इसे झट से उठाया और उसकी ओर देखा। सिद्धार्थ ने झट से उठाया और उसकी ओर देखा। यह जीवित था। यह क्या था? जीवित था। उसने तीर निकाला, घाव से खून निकल रहा था। जहाँ तीर लगा था उसको निकाला तो वहाँ से खून निकल रहा था। उसने अपना रुमाल निकालकर घाव के चारों ओर बांध दिया। अब देवदत्त उसके पास आया और बोला, वह पक्षी मुझे दे दो। वह क्या दे दो? वह पक्षी मुझे दे दो। ऐसा कौन बोलता है? देवदत्त बोलता है। मैंने उसे मार गिराया। मैंने उसे मार गिराया। मैंने इसे बचा लिया। पक्षी मेरा है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया। सिद्धार्थ ने क्या उत्तर दिया? कि पक्षी मेरा है। ठीक है। यहाँ पर अब हम पहला सवाल करते हैं। सिद्धार्थ कहाँ बैठे थे? एक बार राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ बगीचे में बैठे थे। कहाँ पर बैठे थे? बगीचे में बैठे थे। इसका मतलब स्पष्ट रूप से क्या उत्तर यहाँ पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा? 2 नंबर ऑप्शन है बगीचा। ये जो उत्तर है ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, देवदत्त का सिद्धार्थ से क्या संबंध था? देवदत्त का है वो सिद्धार्थ से क्या संबंध था? सीधा लिखा हुआ है चचेरा भाई। ये मैंने पहले से अंडरलाइन कर दिया ना, चचेरा भाई। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी सही, चचेरा भाई। सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवदत्त ने कुछ हंस देखे। कहाँ पर देखे देवदत्त ने हंस? स्पष्ट रूप से जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो गद्यांश में लिखा भी हुआ है कि देवदत्त ने आकाश में क्या देखे? कुछ हंसों को देखा। कहाँ पर देखा? आकाश में कुछ हंसों को देखा। पक्षी सिद्धार्थ के ठीक सामने जमीन पर गिर गया। किसके सामने? सिद्धार्थ जो खड़ा था उसके ठीक यूं सामने क्या है? वो गिर गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ये सी उत्तर सही हो जाएगा। पक्षी सिद्धार्थ के सामने तो गिरा था। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया। सिद्धार्थ ने क्या उत्तर दिया? कि हाँ ये पक्षी क्या है? मेरा है। ऐसा जो सिद्धार्थ ने उत्तर दिया कि पक्षी मेरा है। उसने ऐसे तो कहा नहीं था कि ये पक्षी जो मेरा नहीं है। ठीक है ना। पक्षी मेरा है, ये उत्तर हो गया सही। सिद्धार्थ ने कहा कि पक्षी क्या है? मेरा। इस प्रकार से 2 अनुच्छेद जो हमारे पूरे हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे, जो हमारा 3rd नंबर का जो अनुच्छेद है उसकी ओर बढ़ते हैं। तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है? पहले अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कठफोड़वा एक पक्षी है। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को छोड़कर पूरी दुनिया में पाया जाता है। 200 से अधिक विभिन्न प्रकार के कठफोड़वा हैं। 2 सबसे बड़े कठफोड़वा इंपीरियल कठफोड़वा और आइवरी बिल्ड कठफोड़वा सबसे अधिक विलुप्त होने की संभावना है। अब जो कठफोड़वा किसे कहते हैं? जो अपनी चोंच से क्या करते हैं? लकड़ी को फोड़ते हैं, उन्हें कठफोड़वा कहा जाता है। कठफोड़वे की लकड़ी में छेद करने के लिए तेज चोंच होती है। बिल्कुल क्या होती है? तेज चोंच होती है। कठफोड़वा एक क्या है? पक्षी है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है।
यहाँ पर फिर आपको देखना है कि अब ये विलुप्त हो रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ देखना है कठफोड़वे को लकड़ी में छेद करने के लिए क्या होती है, तेज चोंच होती है और छोटी कठोर पूंछ होती है। उसकी जो पूंछ होती है वो छोटी और कठोर होती है, जो उन्हें पेड़ के तने और शाखाओं के खिलाफ सहारा देने में मदद करती है। जब वो पेड़ों पर चढ़ता है तो उसको मदद करती है। कठफोड़वे की जीभ भी बहुत लंबी होती है। अब ये भी ध्यान में रखना है कि जो कठफोड़वा होता है उसकी जीभ भी लंबी होती है, जो उन्हें पेड़ों के भीतर कीड़ों को पकड़ने में मदद करती है। पेड़ों के भीतर कीड़ों को पकड़ने में मदद करती हैं। कठफोड़वा अक्सर दिखने से पहले पेड़ों पर जोर से ढोल बजाते हुए सुने जाते हैं। पेड़ों पर भी इनकी आवाज़ है वो ढोल की तरह बजाते हैं, क्योंकि ये यूँ जो अपनी चोंच से ये करते रहते हैं, जैसे ढोल की आवाज़ आती है ना वैसे वैसे। तो ये सारी बात इस अनुच्छेद में कठफोड़वे के बारे में बताई जा रही है। कई कबार आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि अमुक जो गद्यांश है, अमुक जो अनुच्छेद है, उसका शीर्षक क्या है। तो उसमें जिसका बार बार नाम लिया जाता है, जिसका जैसा भाव होता है वो शीर्षक हो जाता है। इसमें पूछ दे तो कठफोड़वा एक पक्षी शीर्षक हो जाएगा। ये बात भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम इसके प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न जो है वो है, कठफोड़वे की चोंच तेज होती है। क्यों तेज होती है कठफोड़वे की चोंच? अभी मैंने आपको बताया था कि जो वो कठफोड़वा है वो लकड़ी में छेद करता है। किस में छेद करता है? लकड़ी में छेद करता है। इस कारण उसकी जो चोंच है वो क्या होती है? कठोर होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कठफोड़वे की जीभ लंबी क्यों होती है? कठफोड़वे की जो जीभ है वो लंबी क्यों होती है? जब हमने अभी अनुच्छेद पढ़ा था तो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ था कि पेड़ों के अंदर कीड़ों को पकड़ने के लिए, किसको? पेड़ों के अंदर कीड़ों को पकड़ने के लिए जो उसकी जीभ है वो क्या होती है? लंबी होती है। लंबी लंबी जीभ से वो कीड़ों को पकड़ के खाता है, उसका भोजन कर लेता है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर अगला प्रश्न है, देखिए 13वां प्रश्न ये कहता है, 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कठफोड़वा की पूंछ होती है। क्या होती है कठफोड़वे की पूंछ? हमने भी आपको बताया था जब अनुच्छेद पढ़ा था तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था जो कठफोड़वे की जो पूंछ है वो कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। इसका मतलब बी नंबर है जो उत्तर सही हो जाएगा। विलुप्त शब्द का अर्थ है, ये देखिए। अब कुछ शब्दों के ऐसे अर्थ भी आपको ध्यान में होने चाहिए, आपके नॉलेज में होने चाहिए कि शब्द का अर्थ क्या है। विलुप्त, विलुप्त का अर्थ बहुत स्पष्ट है, बहुत सरल सा अर्थ है। अब पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है, ठीक है, पूरी दुनिया में पाया जाता है ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो सीधा गलत है। ध्रुवों पर नहीं पाया जाता, नहीं, जरूरी नहीं। विलुप्त का मतलब कहीं पर भी नहीं पाया जाना, केवल ध्रुवों पर, ये भी नहीं। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? हाँ, यानी कि अब पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है ऐसा पक्षी या ऐसा जानवर या ऐसी प्रजाति जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती उसे विलुप्त कहा जाता है। कठफोड़वा क्या है? एक पक्षी है। हमने पहले भी देखा था, सीधा सा पढ़ा था। इसका शीर्षक भी क्या हो जाएगा? कठफोड़वा एक पक्षी, ठीक है विद्यार्थियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अंतिम अनुच्छेद है आज का, उसकी ओर बढ़ते हैं कि ये अनुच्छेद किस प्रकार का है, ठीक है। ये हमारा चौथा अनुच्छेद, स्पष्ट आप देख रहे हो। हिमालय भारत के उत्तर में सुंदर पहाड़ है। हिमालय एक भारत के उत्तर में क्या है? सुंदर पहाड़ है। तो ये भी अंडरलाइन करने योग्य चीज़ें पूछ सकते हैं। वे कश्मीर से असम तक 2000 मील तक फैले हुए हैं। दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हिमालय में है। दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पर है? हिमालय में है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। पहाड़ों की चोटी साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। पहाड़ों की जो चोटियाँ होती हैं साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए हम उन्हें हिमालय या बर्फ का घर कहते हैं। हिम का आलय, हिमालय का मतलब हिम का आलय, हिम का मतलब होता है बर्फ, आलय का मतलब होता है घर। हिमालय में कई खूबसूरत झील और वन हैं। कई दर्रे भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। दर्रे है जो भारत को कहाँ से जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। तुर्किस्तान और अफगानिस्तान, कई नदियाँ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और व्यास, सारी नदियों के नाम है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और व्यास। पहाड़ों से बहती है। इन पहाड़ों की जलवायु और दृश्य इतने मनमोहक है कि लोगों ने वहाँ कई हिल स्टेशन बना लिए। लोगों ने वहाँ पर क्या बना लिए? कई हिल स्टेशन बना लिए। कई पर्यटक आनंद और विश्राम के लिए हिल स्टेशन जाते हैं। आनंद और विश्राम के लिए जो लोग हैं कहाँ जाते हैं? हिल स्टेशन जाते हैं। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न, हिमालय भारत के कहाँ है? हिमालय भारत के उत्तर में। कहाँ पर? उत्तर में। ये पहले से अंडरलाइन कर दिया था ना, तो इसका जो उत्तर है वो क्या बैठ जाएगा? उत्तर बैठ जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों अगला सवाल, हिमालय कितने मील तक फैला हुआ है? अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि हिमालय जो है वो कितने मील तक फैला हुआ है? कितने मील तक फैला हुआ है? आपने स्पष्ट रूप से देखा होगा जब हमने गद्यांश पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि हिमालय 2000 मील तक, कितने मील तक?
2000 मील तक फैला हुआ है। कितने मील तक? 2000 मील तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर सही हो जाएगा। हिमालय में बहुत खूबसूरत हैं, क्या है? झीलें हैं, वन, इनमें से कोई नहीं। झीलें भी है और वन भी है, दोनों है, यानी कि ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। अनेक दर्रे भारत को किससे जोड़ते हैं? अनेक दर्रे भारत को किससे जोड़ते हैं? अनेक दर्रे भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। ये सही हो गया। इन पर्वतों में से अनेक नदियां बहती है। कौन कौन सी नदियां बहती है? गंगा भी बहती है, यमुना भी बहती है, ब्रह्मपुत्र और व्यास भी बहती है, यानी कि सारी नदियां बहती है। इस प्रकार से हमारा जो अनुच्छेद का उत्तर हो जाएगा, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें ये सारे प्रश्न स्पष्ट रूप से आए हुए जब आप पढ़ते हैं तो ये देखिए अनुच्छेद हिमालय भारत के उत्तर में है। ठीक है, पहला तो यहाँ पर ही आपका उत्तर निकल गया, ये सीधा हिमालय भारत के उत्तर में। ठीक है, और फिर अगला सवाल था कि दर्रे भारत को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। ये उत्तर सही हो गया। ठीक है, दूसरा उत्तर। फिर इसमें गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, ये अंडरलाइन मैंने किया, यहाँ से प्रश्न बन गया। फिर कई मील, कितने मील दूर है? 2000 मील दूर है, वो ये पड़ा स्पष्ट लिखा हुआ, 2000 मील तक फैले। कितने मील तक? 2000 मील तक फैले हुए। इस प्रकार से ये सारे के सारे प्रश्न इसी में दिए हुए हैं, और जो सारे के सारे प्रश्न हैं वो बहुत सरल होते हैं। हमें केवल और केवल गद्यांश को सावधानी से पढ़ना है, इतना ध्यान रखना है। गद्यांश को सावधानी से पढ़ लेते हैं तो जो हमारा जो है वो उत्तर आसानी से निकल जाता है। अभी तक जो हमने 4 गद्यांश पढ़े हैं, जो 4 अनुच्छेद पढ़े हैं, बहुत सरल है। आप ठीक से पढ़ लेना, थोड़े थोड़े अंडरलाइन कर लेना, इन बातों का ध्यान रख लेना, आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।